हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे फासिज्म। लास्ट सेशन में हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो फासिज्म है इसका इम्पैक्ट क्या है। इसका इम्पैक्ट इटली में क्या पड़ता है। फासिज्म जिसको मुसोलिनी ने स्टार्ट किया था, अपनी फासिस्ट पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उसके बाद 1922 में एक लीडर बन जाता है। तो उसके बाद वो ड्यूस मीन जो इटली है, इटली का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सभी की सभी पावर्स है अपने हाथ में ले लेता है। जितनी भी डेवलपमेंट वर्क्स है या फिर इटली में जितने भी कॉर्पोरेशंस हैं उसका मेन हेड कौन होता है, मुसोलिनी खुद होता है। तो जब मुसोलिनी इटली में आता है उससे पहले बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में इटली को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ था। इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी। तो उसके बाद इटली में मुसोलिनी के आने के बाद फासिज्म, नेशनलिज्म की फीलिंग है वो अराइज करने के बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके इम्पैक्ट को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले करेंगे हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कि फासिज्म के मार्च होने से इटली में क्या पॉजिटिव चेंज आते हैं। उसके बाद हम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे। फासिज्म का बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था। जब भी हम फासिज्म के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करते हैं हमारे मन में नेगेटिविटी ही क्रिएट होती है, हम इसको नेगेटिव व्यू से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसीलिए हम इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है वो समराइज करेंगे। फर्स्ट वन इज सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इटली। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी इसमें इकोनॉमिक लॉस हुआ था। जो इटली की करेंसी है बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएट हो गई थी, 70% तक डिवैल्यूएट होती है। इसमें नेशनल डेट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब मुसोलिनी सत्ता में आता है तो इसने चेंज ले आया जो अपनी इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल इकोनॉमिक बनाना चाहता था। तो इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ही मेन है। तो इसने जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी उनको चेंज कर दिया, इनको खत्म कर दिया। बाय 1925 तक जो बैलेंस बजट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। मीनिंग अब बैलेंस बजट है वो आ रहा है। मीनिंग अब जो सरकार है, सरकार का कोई भी लॉस नहीं है, डेफिसिट नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं हमारी कंट्री में हर साल डेफिसिट बजट ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इटली में जब मुसोलिनी आता है फासिज्म के बाद 25 तक जो डेफिसिट था, डेफिसिट को खत्म कर दिया, तो लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। इसने जो भी $600 मिलियन का नेशनल डेट था इसको खत्म कर दिया। मीनिंग अपने जो स्टेट एक्सपेंडिचर थे इसमें बहुत ज्यादा कट कर दिया और इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने की कोशिश की। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। जब किसी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वो पावरफुल नेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी लेकिन आगे से इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना आए तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर उस टाइम सबसे प्रोमिनेंट सेक्टर होते थे। तो पहले उसने एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको इंप्रूव किया। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमको सफिशिएंट फूड ग्रेन्स मिलने चाहिए, इवन कि हमको सप्लाई भी इंपोर्ट करनी चाहिए। तो उसने बैरन लैंड है, बैरन लैंड में भी कल्टीवेशन करवानी स्टार्ट कर दी। इसके लिए उसने बहुत से प्लान बनाए। जो इरिगेशन है, इरिगेशन की फैसिलिटीज को डेवलप कर दिया। उसने कैनल्स, डैम्स हैं वो बनाने स्टार्ट कर दी। इरिगेशन होने लगी तो बैरन लैंड में भी कल्टीवेशन होनी स्टार्ट होगी। जितने भी रूरल एरिया था इन सबको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम आ गया। तो ये भी मुसोलिनी की ही एक प्लान का पार्ट था। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। अगर हम अपनी इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर देंगे, अगर हम अपने सेक्टर को मॉडर्नाइज कर देंगे, हम नई टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो इसके लिए उसने
जितने भी साइंटिस्ट थे इनकी हेल्प ली और अपनी इंडस्ट्री सेक्टर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया। जितना भी नेसेसरी रॉ मटेरियल था इटली में ही प्रोड्यूस होने लगा, तो इसमें कोई भी रॉ मटेरियल की कमी नहीं थी। इसके लिए जो इटली है रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट भी करने में समर्थ होने लगा, तो इससे मॉडर्नाइजेशन हो गया। तो नई नई इक्विपमेंट्स हैं वो भी स्टार्ट होगी। इवन की जो केमिकल्स है, शिपिंग इंडस्ट्री है, इसको उसने इतना ज्यादा डेवलप कर दिया, जे प्रोडक्ट इंपोर्ट की जगह वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो पहले जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करा रहे थे, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा डेवलप होगी। इसीलिए तो हम इटली को आज भी एक डेवलप्ड नेशन कहते हैं। इसके लिए मुसोलिनी ने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट इज एक्सपैंड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं इंक्रीज हो गए थे, तो जो एक्सपोर्ट हैं वो बहुत ज्यादा डाउन चले जाते हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। तो उसके बाद जब एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी डेफिसिट चला जाता है। जब जो डिसइक्विलिब्रियम में था, तो मुसोलिनी ने इकोनॉमिक सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए अपनी इंडस्ट्रीज को इंप्रूव किया, मॉडर्नाइज किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव किया। तो उसके बाद इटली इतना ज्यादा समर्थ बन जाता है कि जो केमिकल गुड्स हैं या फिर इक्विपमेंट्स हैं, इनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट होने स्टार्ट हो गए, इसका फॉरेन ट्रेड है वो एक्सपैंड हो जाता है। इसीलिए उसके पास बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी है वो भी आ जाती है। तो ये सब कुछ मुसोलिनी ने एक प्लान के थ्रू ही किया था। पहले उसने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया, लोगों से यह समर्थन मांगा था कि अगर आप मुझको प्रेसिडेंट बना देते हो तो आपकी जितने भी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वर्स्ट को हम बेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एक्चुअल में मुसोलिनी ने यही काम किया था। लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको बहुत ज्यादा इनकरेज कर दिया, तो लोग वही काम करते थे जो मुसोलिनी कहते थे। इसीलिए तो मुसोलिनी को सब फेवर कर रहे थे। अदरवाइज एक डिक्टेटर को वहां की जो आम जनता है वो क्यों लाइक करेगी, क्योंकि मुसोलिनी ने अपने घर के लिए मीनिंग इटली के लिए इतने अच्छे काम किए थे कि लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। नेक्स्ट इज वेल परफॉर्म्ड इकोनॉमी ड्यूरिंग वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। 1930 का ग्रेट डिप्रेशन हम सबको पता है। यूएसए में जब शेयर मार्केट क्रैश हो जाती है और उसके बाद ही पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो स्प्रेड हो जाता है। मास लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो मुसोलिनी ने जो एफर्ट्स किए थे, इस वजह से जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आता है, इस पर इटली पर बहुत ही ज्यादा कम इफेक्ट पड़ता है। मुसोलिनी ने प्लान ही ऐसे किए थे। इसने एक सेंट्रल प्लान बनाया था जिसमें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया। एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं किया, लोगों के मन में ये फीलिंग भी क्रिएट कर दी आपके हाथों में हमारे इटली का ब्राइट फ्यूचर है। तो लोगों में एक फीलिंग के साथ कि हमको ये काम करना है, एक होता है हमने काम करना है, एक अपने मन से काम करना, इससे काम करने से हमारे इटली है, हमारी इटली की डेवलपमेंट होगी। तो ये फीलिंग को क्रिएट करना बहुत बड़ी बात होती है। यही काम किसने किया था, मुसोलिनी ने किया था। तो 1930 में इसने एम्प्लॉयमेंट भी दी। जो हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है इसमें इंप्रूवमेंट आती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट आती है, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर है इसमें भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है। तो इस तरह इटली बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इस पर इकोनॉमिक डिप्रेशन है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं इस पर इसका निग्लेजिबल इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज प्रमोट डिसिप्लिन इन सिटीजन्स। जो वहां के सिटीजन थे उनमें जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया। उन्होंने कहा आपकी जो लाइफ है ना, ये लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, इसको हमको स्पेंड नहीं करनी है, हमको यूटिलाइज करनी है, हर टाइम हार्ड वर्क करना है। आपके एक एक घंटा की वैल्यू है। अगर आप काम करते हो, इससे इटली है, इटली बहुत ज्यादा बड़ा एम्पायर बन जाएगा, हम एक पावरफुल नेशन बन जाएंगे। तो लोगों को आराम करने की परमिशन नहीं थी, लोग करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि मुसोलिनी ने लोगों के मन में यही फीलिंग क्रिएट की थी आप लोगों का काम सिर्फ देश की सेवा करना है, आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो। तो लोगों में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है वो क्रिएट कर दिया। तो लोगों में ये फीलिंग थी जो हमारी लाइफ है
है अपने लिए नहीं है, हमारी लाइफ हमारे देश के लिए है। तो इस तरह जो नेशनलिज्म की फीलिंग है बहुत ज्यादा पीक पर पहुंच जाती है। इतनी ज्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग है कि अदर कंट्रीज हैं वो भी नेशनलिज्म की फिलोसफी को अडॉप्ट करना प्रेफर करती हैं। तो वो भी फासिज्म है अदर कंट्रीज में भी स्प्रेड होता है, बस नेम डिफरेंट होते हैं। तो नेशनलिज्म की फीलिंग मुसोलिनी ने क्रिएट की थी। नेक्स्ट इज फासिस्ट वॉर अगेंस्ट क्लास वॉर। वो क्लास वॉर के अंगेज थे। जैसे हम सोशलिज्म की बात करते हैं, लेकिन जो मुसोलिनी है वो सोशलिज्म को प्रेफर नहीं करते थे, वो कम्युनिज्म के अंगेज थे, लेकिन वो क्लास वॉर को भी प्रेफर नहीं करते थे। वो कैपिटलिस्ट हैं या फिर लेबर क्लास है, इनमें सिंडिकेट्स हैं, सिंडिकेट को इस्टेब्लिश करते हैं। लेबर क्लास की अपनी सिंडिकेट होगी और जो कैपिटलिस्ट क्लास है इनकी अपनी सिंडिकेट होगी। सिंडिकेट में जो मेंबर्स होते थे वो दोनों आपस में बैठते थे, तो ज्वाइंट मीटिंग होती थी। ज्वाइंट मीटिंग में हर डिसीजन लिया जाता था। तो डिसीजन लेने के लिए भी लेबर एंड कैपिटलिस्ट दोनों मिलकर ही डिसीजन लेते थे। जब हम खुद डिसीजन ले रहे हैं तो क्लास वॉर भी नहीं होती है। तो इसके लिए उसने लेबर वेलफेयर के लिए बहुत से लॉ हैं वो पास किए थे। इसके लिए पहले उसने कलेक्टिव लेबर रिलेशन लॉ उसको इस्टेब्लिश किया। इसके थ्रू लेबर एंड जो कैपिटलिस्ट है दोनों ही हर एक बात के लिए डिसीजन लेंगे। वेजेस है वो कितनी डिटर्मिन होगी वो भी लेबर एंड कैपिटलिस्ट है दोनों ही डिसाइड करेंगे। उसके बाद उसने 1927 में चार्टर ऑफ लेबर लॉ है वो स्टैब्लिश किया। तो उसको पास करने के बाद ये कहा गया जो लेबर है इनको वीक की एक दिन की हॉलीडे चाहिए और विद पे मंथ में एक हॉलीडे भी ले सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट 1930 से पहले ही कर दी थी। तो लेबर लॉ है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया जिससे क्लास वॉर भी खत्म हो सके। नेक्स्ट इज नेशन वाइड सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म का मीनिंग क्या हो गया, जो हमारी ओनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैपिटलिस्ट के हैं, वो क्या हो गए अब स्टेट के हो रहे थे, उसको ट्रांसफर किया गया था। तो नेशनलिज्म हो रहा था। इसके लिए पूरी कंट्री में 13 सिंडिकेट्स हैं इनको इस्टेब्लिश किया गया था। तो हर एक सिंडिकेट्स हैं वो लोकल से लेकर जितने भी प्रोविंसेस हैं हर एक तक अटैच थी। तो हर एक काम करने के लिए उनसे ही डिसीजन लिए जाते थे। एंड इसके भी साइड जो सिंडिकलिज्म थे इसकी एक सेपरेट मीटिंग भी होती थी जिसमें 13 के 13 सिंडिकेट्स हैं वो आपस में मिलते थे, जिसका हेड कौन होता था खुद मुसोलिनी होते थे। इसके थ्रू एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट को डेवलप करने के लिए पॉलिसीज प्लान बनाए जाते हैं जिसके थ्रू वो मुसोलिनी इटली की डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज एक कॉर्पोरेट नेशन। तो कॉर्पोरेट नेशन पूरे नेशन को 22 कॉर्पोरेट्स हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कॉर्पोरेट नेशन जिसमें मुसोलिनी हेड हुआ करते थे, इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर हैं जिसमें डिपार्टमेंट्स हैं इनको डिवाइड किया गया था। जैसे हम आज के टाइम में अपनी कैबिनेट कहते हैं उस तरह हर कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट का एक हेड होता था जिसको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, जिसमें फासिस्ट पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर होते थे या फिर मुसोलिनी खुद एक लीडर होते थे। तो जैसे हमारी एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसी तरह ही कॉर्पोरेट काउंसिल बनाई गई थी जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी जो डिसीजन लेती थी। एंड नेक्स्ट इज पॉजिटिव रिलेशन विद द पोप। तो उसको पता था वैसे तो मुसोलिनी को जो रिलीजन है रिलीजन से नफरत थी, लेकिन जो फासिस्ट पार्टी के मेंबर थे वो मोस्टली कैथोलिक थे, इसीलिए उसको पता था रिलीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। इसीलिए उसने पोप के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं वो डेवलप किए थे। इसके लिए उन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट भी किए थे जिसको एक सिटी है पोप को दे दी और उसमें उसकी सोवरेंटी है इसको एस्टैब्लिश किया गया और उसको फाइनेंशियल एड देकर जितने भी डिस्प्यूट्स थे वो खत्म कर दिए। तो इस तरह उसने अपने देश की जो जनता है उसको खुश किया। तो ये हो गए पॉजिटिव इंपैक्ट इन इटली। लेकिन इसके पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है। तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है जिस वजह से हम फासिज्म है इसको पॉजिटिव वे से कंसीडर नहीं करते हैं। फर्स्ट इज एंटीज्यूनिज्म। एंटीज्यूनिज्म का मीनिंग क्या है, जो मुसोलिनी था वो क्या था, जो जीव थे तो इस रेस के वो अंगेज था, जीव को वो मारना चाहता था। तो इटली में जो इकोनॉमिक कंडीशन वर्स्ट हुई है तो इसके लिए मुसोलिनी को यही लगता है ये सब
ज्यू की वजह से ही हुई है, इसीलिए वो इनको बहुत ज्यादा होलोकॉस्ट 1942 में मार देते हैं। तो जो ज्यू के बच्चे हैं उनको स्कूल में पढ़ने की परमिशन नहीं देती। तो उसने कहा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जी सिर्फ इटालियंस के लिए हैं। उन्होंने ज्यू को जितने भी लाइसेंस थे इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के, वो लाइसेंस देने बंद कर दिए। तो इस तरह ज्यू की जी अंगेज हो जाता है। तो एक हम अपने नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें एंटी रेसिज्म है उसको हम डेवलप करते जा रहे हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ ज्यू थे इनको मार दिया जाता है। तो इस तरह जब हम मास मर्डर कर रहे हैं, जिसमें हम जेनोसाइड भी कह सकते हैं, इतना ज्यादा जेनोसाइड होता है, उसके बाद क्या हम कहेंगे जो नेशनलिज्म की फिलोसफी है वो सबसे अच्छी है, फासिज्म है वो सबसे अच्छा है, इसीलिए हम इसको नेगेटिव व्यू से देखते हैं। नेक्स्ट इज डिक्टेटरशिप ऑफ मुसोलिनी। मुसोलिनी ने हर एक सेक्टर में अपनी डिक्टेटरशिप है इसको डेवलप कर लिया। जो इलेक्ट्रो सिस्टम था, इलेक्शन में फ्रॉड करनी स्टार्ट कर दी। 1926 तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी रह गई थी, वो थी फासिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। तो जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको नामो निशान खत्म कर दिया। या तो उनके लीडर्स हैं उनको मार दिया जाता था, या फिर अपने में मिला लिया जाता था। मुसोलिनी हर एक में डिक्टेटरशिप दिखा रहा था। लाइसेंस देने हैं उसमें भी इसकी डिक्टेटरशिप थी। इसने अपने आप को ड्यूस है वो डिक्लेयर कर दिया। ड्यूस का मीनिंग था लीडर। तो मुसोलिनी ने अपने आप को इटली का सबसे प्राइम लीडर कहना स्टार्ट कर दिया। तो मुसोलिनी की डिक्टेटरशिप है वो फासिज्म के अंडर एस्टैब्लिश हो जाती है। वो लोगों को कहता है जो मुसोलिनी उनका लीडर कहने को करने को कहता है उसको ब्लाइंड फेथ के थ्रू करना चाहिए, लोगों को कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी मुसोलिनी की फिलोसफी थी जिसमें डिक्टेटरशिप, लोगों को सांस लेने के लिए भी मुसोलिनी से परमिशन लेनी चाहिए थी और इसके लिए उनकी सिविल लिबर्टीज का नामो निशान नहीं था। नेक्स्ट इज सप्रेस्ड ऑल ऑपोजिशन पार्टी। जो 1926 है तब तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिट में कोई भी नहीं रहा था, इनके लीडर्स को मार दिया जाता था। तो सिर्फ एक ही लीगल पॉलिटिकल पार्टी बचती है जिसका नाम क्या है, फासिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और जिसका हेड मुसोलिनी खुद था। नेक्स्ट इज सेंसरशिप ऑन मास मीडिया। जो मास मीडिया की फ्रीडम थी इसको खत्म कर दिया गया। जो मास मीडिया में कोई भी आर्टिकल होगा, अगर रेडियो पे भी अगर कोई प्रोग्राम आता है उसके लिए भी पहले परमिशन होती थी। न्यूज़पेपर है इसके आर्टिकल क्या होंगे इसमें परमिशन चाहिए थी। टेक्स्ट बुक्स में क्या प्रिंट होगा इसके लिए परमिशन चाहिए थी। तो सब कुछ फासिज्म के फेवर में ही लोगों को पढ़ना होगा, ये फिलोसफी थी। तो मास मीडिया पर लोगों को बोलने की फ्रीडम नहीं दी गई थी। अंगेज था पीस। जो मुसोलिनी था वो पीस के अंगेज था, जिससे लोगों को उसने वॉर में इन्वॉल्व कर दिया। लोगों को कहा कि हम जो इटली है, इटली को हम सबसे बेस्ट एम्पायर बनाएंगे, इसके लिए हमको वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमको अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना होगा। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट लोगों पर ही पड़ते हैं कि हम वॉर को प्रमोट कर रहे हैं, हमको पीस से रहना चाहिए, हमें अपनी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सोचना चाहिए नहीं, लेकिन वो वॉर के रिगार्डिंग सोच रहा था। नेक्स्ट इज यूज द रिलीजन फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स। वैसे तो जो मुसोलिनी है रिलीजन को नहीं प्रेफर करता था, लेकिन उसको पता है कि उसके पॉलिटिकल पार्टी में जो फासिस्ट है वो क्या है, कैथोलिक है, इसीलिए वो रिलीजन को खुद अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज कर रहा था। पोप के साथ एग्रीमेंट कर लिए थे, इससे रिलेशन तो अच्छे हो गए, लेकिन पोप को भी अब अपने प्रॉफिट के लिए अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को फुलफिल कराने के लिए यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक टाइम में आकर पोप और मुसोलिनी के रिलेशंस हैं वो दोबारा से खराब हो जाते हैं। लेकिन हर एक मैटर में पॉलिटिकल एडवांटेज की ही बात होती है, चाहे रिलीजन हो, लोगों की फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं थी, तो सेंटिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस ही रिमेन रहता था। तो इसलिए चाहे रिलीजन हो, चाहे नेशनलिज्म हो, चाहे हम प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात करें, तो पॉलिटिकल मोटिव ही सबसे प्राइम थे। एंड मिलिट्रीआइजेशन, हर एक बात में मिलिट्री है, मिलिट्री को ही इन्वॉल्व किया जाता था। डोमेस्टिक मैटर है तब भी मिलिट्री आएगी, अगर हमारे फॉरेन मैटर है उसमें तो मिलिट्री को इन्वॉल्व होना ही होना था। तो हर एक मैटर के लिए मिलिट्री को आप इन्वॉल्व कर रहे हो तो इसका पूरे वर्ल्ड में नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है। नेक्स्ट इज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी।
तो इंडिविजुअल को इंडिविजुअल ही नहीं माना जाता था। इसके लिए स्टेट ही सबसे प्राइम थी। स्टेट के लिए आपको मर मिटना है। इंडिविजुअल की अपनी कोई फ्रीडम नहीं है, इंडिविजुअल की अपनी कोई लाइफ नहीं है, वो सिर्फ काम के लिए, अपनी देश की सेवा के लिए ही पैदा हुआ है, तो उसकी लिबर्टी को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन करप्शन। करप्शन तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। इसमें क्या होता है, फासिज्म के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ कह रही है वो ही करना होगा। अब ब्यूरोक्रेसी है वो इंक्रीज हो जाती है, डेमोक्रेसी के अंगेज थे। इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो अपने नियर्स एंड डियर्स होते हैं, उनको ही अथॉरिटी पर बिठा देते हैं और उसके बाद करप्शन है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इवन की नेशनल ट्रेजरी है, इससे भी चोरी होनी स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट पड़ता है इम्पैक्ट ऑन अदर नेशंस। अदर नेशन में भी जो फासिस्ट की पॉलिसी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम नाजी जर्मनी कहते हैं। जर्मनी में नाजिज्म हुआ था, वो कहीं ना कहीं फासिज्म से ही इन्फ्लुएंस होकर पैदा हुआ था। तो जो नाजिज्म है, कई बार हम इसको जो जर्मनी में फासिस्ट भी कह देते हैं। तो इस तरह अदर नेशन है वो भी नेशनलिज्म से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो रेसिज्म के अंगेंस्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम ह्यूमन रेस हैं, लेकिन वहां पर अपने रिलीजन की रेस है वो ही सुप्रीम मानी जाती है, तो ये ह्यूमैनिटी के अंगेंस्ट हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। विद दिस हमारा जो पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ फासिज्म है ये कंप्लीट होती है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।